अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघी है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए आज हम पेज नंबर 15 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ उत्तर को भी ले आए हैं कि हम उस प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं कि यहाँ से 5 नंबर पक्का। तो पक्का, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 5 नंबर पक्का तो पक्का। ठीक है। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे, डुबोएंगे तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसी का जवाब देना है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो पहले क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे और किसको डुबोना है, लोहे को डुबोना है, यानी आयरन को डुबोना है। तो हमने डुबो दिया तो विलयन का रंग बदल जाता है। अब क्योंकि लोहा जो है ना वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना लेता है। इसी बात को समीकरण में हमने लिख दिया है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, तो डुबोने के बाद आयरन सल्फेट बना लिया और प्लस में कॉपर को भी बना लिया। यानी आयरन क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि कॉपर जो है ना आयरन से कम क्रियाशील है, बहुत कमज़ोर है, इसलिए कॉपर खुद ब खुद हट गया और आयरन सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक है। यहाँ देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है और कौन सी एलिमेंट्स का अभिक्रियाशीलता कम है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा ट्रिक है कि इससे कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, आपके सिलेबस की बात करें तो। ठीक है। तो आइए ना हम इसको देख लेते हैं। इसके आगे भी एक ट्रिक है इसी में, लेकिन वो अभी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उसको हम अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि आप इतना याद कीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। जैसे ही 2-3 क्लास बीतता है तो जहाँ उसका ज़रूरत होगी उस ट्रिक को वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तब तक आप ट्रिक को देखिए। देखिए, ट्रिक है कि लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ, तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। देखिए ना, लोहा का Fe, सीढ़ी का Cd, नीचे मतलब निकेल, पुतवाओ मतलब Pb, तांबे मतलब Cu, चांदी मतलब Ag, प्लेट मतलब Pt, सोना मतलब Au। यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है, उसके बाद कैडमियम है, उसके बाद निकिल है, उसके बाद Pb है, प्लम्बम है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद अर्जेंटम है, उसके बाद प्लेटिनम है, उसके बाद औरम है। ठीक है। आप जान गए ना। यहाँ देखिए, आयरन आया था, कॉपर आया था। तो आयरन कॉपर में क्या था, हमें कन्फ्यूजन था, तो हमने देखा यहाँ आयरन कॉपर। तो बताओ आयरन कॉपर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, आयरन है कि नहीं, सबसे आगे है, कॉपर बाद में है। तो बेचारा कॉपर हट जाएगा कि नहीं आयरन से, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो इस ट्रिक को याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए ना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मैंने क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन का एक उदाहरण देना है, सोडियम सल्फेट। ठीक है। क्या है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम
क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा। बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा। ये क्या है? द्विविस्थापन है। ये भी क्या है? द्विविस्थापन है। ठीक है, तो हमने द्विविस्थापन का 2 उदाहरण हमें यहाँ दे दिया। इसमें तो एक उदाहरण देने को कहा था, हमने 2 उदाहरण यहाँ पे आपको दे दिया। आप इसमें से जो मन करे उसको एक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरा आप पहला वाला वीडियो यानी पहली क्लास की वीडियो देखे होंगे तो हमने इस चैप्टर में जितने भी परिभाषा पूछे गए हैं सबको मैंने एक ही जगह पे लिख डाला है, तो शायद आप देखे हैं तो आपको याद भी होगा। ठीक है, देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपचयित है क्या। तो उपचयित में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है। वही उल्टा है अपचयित में। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। इसी को ध्यान में रखकर इस प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये जब दोनों मिले तो क्या बने? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गए कि नहीं? अब बताइए, इसमें बताना है कि कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ और कौन से पदार्थ अपचयित हुआ। उपचयन भी कह सकते हैं या उपचयित भी कह सकते हैं, बात एक ही है। देखिए, यहाँ सोडियम अकेले है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया समाप्त हुई तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो हम जानते हैं ना कि जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आता है उसका क्या होता है? उपचयन होता है, यानी वह पदार्थ उपचयित होता है। तो उपचयित कौन हो गया? सोडियम हो गया। बच कौन गया? ऑक्सीजन बच गया। तो ओ का क्या हो गया? अपचयन हो गया, यानी ये अपचयित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। जैसे ही अभिक्रिया समाप्त हुई तो कॉपर बेचारा अलग हो गया और ऑक्सीजन इसके साथ आ गया। किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जल बना दिया। तब बताइए ना, यहाँ पे कॉपर साथ में था और यहाँ पे कॉपर अकेले हो गया। तो कॉपर का साथ कौन छोड़ दिया? ऑक्सीजन छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन छोड़ा तो क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ, यानी ये पदार्थ अपचयित हो गई। तो हमने लिख दिया है अपचयन या अपचयित होना। तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, यानी कॉपर अपचयित हो गया। जब कॉपर अपचयित हो गया तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? उपचयन हो गया। उपचयन मतलब अपचयित भी होना कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? उपचयित हो गया। कल हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।